गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास की एसएसटी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, क्या वहाँ पर कारण रहे थे क्रांति के। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति क्या थी, यानी कि रूस जो कि एक देश है उसमें क्रांति किस तरह से आई, किस लिए आई, क्या वहाँ पर कारण रहे। वैसे रूसी क्रांति जो थी वो काफ़ी हद तक फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थी। उन लोगों ने देखा कि फ्रांस में ये परिवर्तन आ चुका है, उन लोगों ने क्रांति की, उनको उनके अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिली। तो हम लोग भी यही ट्राई करते हैं क्योंकि वो लोग भी अपनी सामाजिक स्थिति से परेशान थे। तो इसमें क्या हुआ, ये सामाजिक परिवर्तन का युग था। ये जो यूरोप में जो क्रांति हुई रूस में, वो सामाजिक परिवर्तन का युग आया। तो इसमें क्या बताया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, उसमें समाज में और अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की संभावनाएं की जा रही थी। यानी कि वो लोग अपने समाज में परिवर्तन चाहते थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। और यहीं से नई विचारधारा का जन्म हुआ। जो सामंती व्यवस्था थी, चर्च का जो आधिपत्य था, इसको समाप्त करने के लिए और स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए इन चीज़ों पर बल दिया गया। तो यूरोप और एशिया सहित हर जगह फ्रांस की क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा था। तो वहाँ पर जो लोग परिवर्तन चाहते थे, ऐसा नहीं था कि हर लोग एक जैसा ही परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोग किसी और चीज़ में परिवर्तन चाहते थे, कुछ लोग किसी और चीज़ में परिवर्तन चाहते थे। तो इसी हिसाब से वहाँ पर लोगों के 3 दल बन गए थे। एक रूढ़िवादी था, एक उदारवादी था और एक आमूल परिवर्तनवादी था। जिसको रूढ़िवादी को इंग्लिश में कंजर्वेटिव, उदारवादी को लिबरल्स और परिवर्तनवादी जो थे इनको रेडिकल कहा गया। तो ये 3 तरह के समूह वहाँ पर लोगों के बने। तीनों के विचार अलग थे, तीनों के थॉट्स अलग थे, तीनों अलग अलग तरह के परिवर्तन चाहते थे। तो इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है उदारवादी समूह। तो उदारवादी समूह एक ऐसा राष्ट्र चाहता था जिसमें सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान और एक जैसा स्थान प्राप्त हो। तो पहला समूह जो उदारवादी था, उस समूह के लोगों की क्या सोच थी कि जो सभी धर्म हैं वो एक जैसे हों, सबको एक जैसा सम्मान मिले। दूसरा समूह जो यहाँ पर था रेडिकल समूह, वो लोग ऐसी सरकार के समर्थक थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी कि वो लोग चाहते थे कि सब लोगों को मत अधिकार मिले, वोट डालने का अधिकार मिले, अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार मिले। तो चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, उन लोगों का विचार था कि मताधिकार सबको मिले। अब जो तीसरे समूह के लोग थे रूढ़िवादी समूह ने रेडिकल और उदारवादी दोनों का विरोध किया। जो तीसरा समूह था वो उन दोनों को नहीं मानता था, उनके साथ सहमत नहीं था। वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने लगे थे और वो चाहते थे कि साधारणतः परिवर्तन का विरोध करें। और 19वीं सदी आते आते वो लोग मानने लगे थे कि हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन इस टाइम पर ज़रूरी हो गया है। लेकिन परिवर्तन का अर्थ ये भी नहीं है कि वो इतनी तेज़ गति के साथ किया जाए कि जिससे हमें ही हानि हो। वो लोग परिवर्तन तो चाहते थे लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो, इस तरह का परिवर्तन वो लोग चाहते थे कि जो हमारा अतीत है हम उसको भुलाएं ना, जो भी उथल पुथल चल रही है राजनीति में और इनमें, ये सब ना हो। उन्होंने फ्रांस की क्रांति देखी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को ही हुआ था। तो इसलिए वो चाहते थे कि धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन आए, एकदम से कोई भी क्रांति ना की जाए। नेक्स्ट इसमें दिया गया है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यानी कि वहाँ का जो समाज था उसमें परिवर्तन आ रहा था, वहाँ के जो उद्योग धंधे थे उनमें परिवर्तन आ रहा था और इसी से वहाँ का जो समाज था उसमें भी चेंजेस हो रहे थे। उस टाइम पर औद्योगिक प्रगति का युग था। वहाँ पर गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव हुए थे, नए शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग विकसित हो रहे थे, रेलवे का भी बहुत विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति भी संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण के कारण पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी कारखानों के कार्य हेतु प्रेरित हुए। यानी कि जब नए शहर बसने लगे, उद्योग धंधे बढ़ने लगे, तो जो गांव के लोग थे, गांव में उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, वो लोग अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर शहर की ओर चलने लगे काम की तलाश में। शहर तेज़ी से बस रहे थे, फैल रहे थे और शहर की जो आबादी थी वो दिन ब दिन बढ़ने लगी थी क्योंकि गाँव के लोग भी शहर की ओर जाने लगे थे।
तो इसलिए वहाँ पर रहने की, आवास की और साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई थी। अब जो उदारवादी और रेडिकल थे, उन दोनों ने इसका हल खोजने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इसका कोई हल निकालो, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो जो उदारवादी और रेडिकल थे, उनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करती थी, उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, और जो कारखाने खुले हुए थे वो अधिकतर उन्हीं लोगों के खुले हुए थे, उसके अंदर ही मजदूर लोग वगैरह काम करते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था उससे, अपने उद्योग धंधों से, और वो इस तरह के चाहते थे कि इन प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, जो मजदूर हैं वो स्वस्थ हों, नागरिक हैं वो पढ़े लिखे हों, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठा सकें। यानी कि जिस तरह के उद्योग धंधे वो लोग करना चाहते थे, उनके पास उस तरह के लोग नहीं थे। अधिकतर क्या थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनको रोज़गार मिले, उनके पास भी पूंजी हो, उन्हें भी काम का अवसर दिया जाए, और तभी जो समाज है वो प्रगति कर सकता है। उनके विचार इस तरह के थे। अब स्टार्टिंग में जब ये परिवर्तन आने शुरू हुए, तो जो लोग इस तरह के परिवर्तन चाहते थे कि हाँ भाई ऐसा ही हो, वो जो पुरुष स्त्री थे जो कामकाज करते थे, वो उदारवादी और रेडिकल समूहों की पार्टियों में मिलने लगे थे कि हाँ हम भी इसी पार्टी में हैं, हम भी इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। फिर 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे मुक्ति पाने हेतु राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारियों ने, ये सब जो थे तीनों ग्रुप, ये आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। यानी कि एक आंदोलन छिड़े और यहाँ पर चेंज आए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए, राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। जो छोटे जमींदार बड़े जमींदारों की ज़मीनें बोते थे या उसमें फसलें उगाते थे या उनके यहाँ मजदूरी करते थे, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए कि उन्होंने उनकी डेथ कर दी, उनकी हत्या कर दी कि हम अब तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती, हमारी मेहनत बहुत लगती है और हमें फिर पेट भरने के लिए भी नहीं मिल पाता है। फिर उन लोगों ने मिलकर राजा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, और आगे यूरोप में समाजवाद का आरंभ कैसे हुआ ये देखते हैं। समाजवादी विचारधारा में ऐसे एक सामाजिक चिंतन का सूत्रपात हुआ जिसमें जो श्रमिकों के और पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था, उसका प्रतिरोध होने लगा। यानी कि उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाने लगे और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का आह्वान किया। यानी कि हमारा जो समाज है ये इस तरह से ना बटा हुआ हो कि इसमें डिवाइडेशन लोगों का कर दिया जाए कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये है। तो वो चाहते थे कि सबको एक जैसा मानकर हमारे समाज की स्थापना हो। अब समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना पर बल देते थे जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, विपणन पर सरकार का एक अधिकार हो। यानी कि वो लोग चाहते थे कि जो ज़मीनें दी गई हैं बड़े लोगों को, अमीर लोगों को या पादरी लोगों को, वो चाहते थे कि वो ज़मीनें उनको ना मिले। उद्योग धंधों का अधिकार जिनको है वो सिर्फ उनके पास ना रहे। सरकार एक ऐसी बने जो इन सब कार्यों को अपने अंडर में ले, सारी ज़मीनें अपने अंडर में ले, किसी की भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो और उस पर सबका फिर एक जैसा अधिकार हो। ये वो लोग परिवर्तन चाहते थे। और इन्हीं परिवर्तनों की मांग से फिर रूस में क्रांति छिड़ी। रूस में क्रांति जो छिड़ी वो 2 बार हुई, एक बार सन 1905 में और एक बार सन 1917 में। 1917 की क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं, क्योंकि जब समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था रूस की सारी सत्ता पर, तो वहाँ पर एक क्रांति छिड़ी थी और वो अक्टूबर में छिड़ी थी, इसलिए उसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। 1905 में 2 वहाँ पर क्रांतियाँ हुई। 1905 में जो रूस की जनता ने अत्याचारी जो जार-शाही वहाँ पर थी, यानी कि जार का शासन होता था, उसको समाप्त करने का प्रयास तो किया, एक क्रांति तो छेड़ी, लेकिन वो विफल हो गया। फिर क्या हुआ कि 10-12 साल बाद 1917 में दोबारा वहाँ पर क्रांति हुई। पहली क्रांति जो पेट्रोग्राद थी वो 1917 में मार्च में हुई थी। यह फरवरी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। और जार निकोलस द्वितीय को इसमें राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी और वहाँ पर जो रोमानोव वंश का शासन था वो समाप्त हो गया था। इसको कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रूसी कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग जार ने फरवरी 1917 में गद्दी त्यागी थी, इसलिए 1917 की रूस की पहली क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। दूसरी है अक्टूबर की क्रांति। 1917 में फिर दूसरी क्रांति हुई जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब ये बोल्शेविक क्या थे, वहाँ का जो समाज था वो 2 भागों में बट गया था, एक मेंशेविक और एक बोल्शेविक। जो अल्पमत वाले लोग थे,
यानी कि जिनको कम मत मिले थे वो मेंशेविक थे और जिनको ज़्यादा वोट मिले थे वो बोल्शेविक थे। अब उनके बीच में सत्ता संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुई, यानी कि उन दोनों के बीच में एक संघर्ष हुआ, दोनों पार्टियों के बीच में, और सत्ता जो थी वो बोल्शेविकों के हाथ में आई। लेकिन वहाँ का जो राजा था, मेंशेविक दल के जो नेता थे केरेंस्की, उनके हाथों में आई। लेकिन उनकी जो सरकार थी वो लोगों के बीच में अलोकप्रिय थी, यानी कि लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तो सरकार के प्रति जो जनता का असंतोष था वो बढ़ता जा रहा था। और ऐसी स्थिति में स्विट्ज़रलैंड से वापस लौटकर जो बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे, उन्होंने ट्रोट्स्की की सहायता से केरेंस्की की सरकार का तख्तापलट किया। अब सत्ता बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के हाथों में आई और इसके साथ ही रूस के नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो इस तरह से वहाँ पर क्रांति हुई कि लोगों में जो भावनाएं थी कि हमें एक जैसे अधिकार मिले। कुछ लोग चाहते थे धर्मों को एक जैसा सबको सम्मान मिले, एक जैसा स्थान मिले। कुछ लोग चाहते थे कि गरीबी अमीरी का भेद मिटे। कुछ लोग चाहते थे उद्योग धंधे जो हैं, जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे, वो सरकार के अंडर में आए। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने वहाँ पर एक क्रांति की शुरुआत की और वहाँ पर 2 क्रांतियाँ हुई। एक 1905 की क्रांति थी और एक 1917 की क्रांति थी। तो ये था इस क्रांति के बारे में। आगे का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।